Hello, my dear student. Let's begin with a new topic in a business law subject. This is your second topic in Unit 1, Meaning of Contract under the Indian Contract Act 1872. In a previous video, we studied about Indian Contract 1872. Now, in this, we will study what the meaning of contract under the Indian Contract Act 1872. Now move towards the definition part. Definition of the contract under the Indian Contract Act. The Indian Contract Act 1872 has defined the contract under the section 2H. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को सेक्शन 2H में एक्सप्लेन किया हुआ है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हियर यू हैव टू बी लर्न एंड रिमेंबर दैट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को 2H सेक्शन 2H में एक्सप्लेन किया गया है अंडर द इंडियन सेक्शन एक्ट 1872. तो हाउ इट इज डिफाइंड अंडर द एक्ट, इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एन एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल बाय द लॉ होता है. मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा. व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है और उस एग्रीमेंट का एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए. एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स ये कोर्ट की नज़र में या कोर्ट के लिए ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए. मीन्स कोर्ट के लिए लीगली एक्सेप्टेड होना चाहिए. देन ओनली वी कैन कंसिडर एग्रीमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो कोर्ट की नज़र में लीगल होगा, उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा. Agreement which is legal in the eye of the court is known as contract. So we can conclude it that the contract basically we can say that a contract essentially consists of two elements. Contract के दो element होते हैं. What are these elements? First is agreement and second is enforceability by the law which create legal obligation. मीन्स एग्रीमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन इट इज कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. देयर मस्ट हैव एग्रीमेंट फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेकंड इज दिस एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ विच क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होना चाहिए कोर्ट के द्वारा. मीन्स कोर्ट इसको लीगली एक्सेप्टेड करेगी तभी ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा. और एनफोर्सेबिलिटी से क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है. नाउ इसको और अच्छे डिटेल में हम पढ़ते हैं. First, we would study what is meaning of agreement, and then we will study what is the enforceability at law. तो दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की दो एसेंशियल हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है? हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर मस्ट हैव एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होना जरूरी है. तो एग्रीमेंट होता क्या है? एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2E. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को 2H में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, उसी मैनर में एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2E में एक्सप्लेन किया हुआ है. what it says? Indian Contract Act says that under the section 2E, every promise and every set of promises forming consideration for each other. कोई भी ऐसा प्रॉमिस या बहुत सारे प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं दो पार्टी के लिए, मीन्स दोनों पार्टी को बेनिफिट होगा, ऐसे प्रोमिसेस को हम एग्रीमेंट कहेंगे. थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट में प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ. टू फॉर्म एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन प्रपोजल एंड ऑफर बाय द वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द वन पार्टी. यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस तभी क्रिएट होगा जब यहाँ पर दो पार्टी होनी बहुत जरूरी है. तो एग्रीमेंट फॉर्मेशन में देयर मस्ट हैव at least two parties should be there.
एग्रीमेंट के लिए दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। एक पार्टी होगी जिस पार्टी को हम प्रपोजल और ऑफर पार्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? वन पार्टी इज नोन एज प्रपोजल और द ऑफरर। ऑफरर मीन्स जो पार्टी ऑफर रखेगी। एक पार्टी जो ऑफर रखेगी मीन्स जो अपनी चीज को या अपनी कोई भी चीज को बेचने के लिए रेडी है या उसके पास कोई ना कोई ऑफर है दूसरी पार्टी को देने के लिए, तो वन पार्टी होगी हु इज कॉल्ड एज प्रपोजर और द ऑफरर। सेकंड पार्टी होगी उसको बोलेंगे एक्सेप्टर, जो कि किसी भी प्रपोजल को ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, सेकंड पार्टी को बोलेंगे एक्सेप्टर। तो एग्रीमेंट में दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट पार्टी इज नोन एज प्रपोजर और ऑफरर। ऑफरर भी कह सकते हैं क्योंकि वो ऑफर रखेगी। प्रपोजल मीन्स वो प्रपोजल रख रही है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? प्रपोजल या ऑफरर। दूसरी पार्टी इट्स नोन एज एक्सेप्टर और आप कह सकते हैं ऑफरी। ऑफरी मीन्स जो कि ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर जो ऑफर रखेगा, ऑफरी मीन्स who going to accept the offer. Okay, now when the proposal means offer भी बोल सकते हैं और proposal भी कह सकते हैं, means accepted। जब भी प्रपोजल और ऑफर जो होगा वो एक्सेप्टेड किया जाएगा, किसके द्वारा? एक्सेप्टर के द्वारा। बिकम प्रॉमिस, जब भी कोई भी प्रपोजल या ऑफर वन पार्टी रखेगी और अदर पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर देगी, तो क्या हो जाएगा? दोनों पार्टी मिलकर एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगी। मींस बोथ पार्टी आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू ईच अदर। दोनों के दोनों लीगली ऑब्लिगेशन में आ गए। मींस दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की बात को या प्रपोजल जो होगा, जो प्रपोजल रखा है, एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और उस प्रॉमिस को फुलफिल करेगा। और जो प्रॉमिसर है मींस जो प्रपोजल रखने वाला है वो अपने ऑफर को देगा। तो यहाँ दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है क्योंकि दोनों प्रॉमिस में आ गए हैं। दिस प्रॉमिस इज नोन एज एग्रीमेंट। तो आपको समझ में आया व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रॉमिस? बेसिकली क्या हुआ? जब कोई प्रपोजल जो होता है, ऑफर जो होता है, एक्सेप्टेड होता है, इट बिकम प्रॉमिस एंड दिस प्रॉमिस इज नोन एज एग्रीमेंट। इट मीन्स दैट इन एग्रीमेंट देयर मस्ट हैव टू पार्टी। वन पार्टी इज प्रपोजल, जो प्रपोजल रखेगी उसको ऑफरर कहेंगे, एंड द अदर पार्टी हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर दैट इज नोन एज ऑफरी या आप कह सकते हैं एक्सेप्टर। जब दोनों जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट कर देगा ऑफर को, और जो ऑफर है वो अपनी प्रपोजल के अपने ऑफरी के सामने अपना प्रपोजल रख देगा, दोनों के दोनों एक प्रॉमिस क्रिएट कर देंगे, लीगली ऑब्लिगेटेड हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। मीन्स दोनों को अपना प्रॉमिस फुलफिल करना है और यहाँ पर कंसिडरेशन क्रिएट होगा दोनों के लिए। मीन्स दोनों पार्टी को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। जो प्रपोजल रख रही है उसको अपनी चीज के बदले, ऑफर के बदले उसे कोई ना कोई कंसिडरेशन मिलेगा। मीन्स रिटर्न इन समथिंग। कंसिडरेशन मीन्स होता है रिटर्न इन समथिंग, उसको कोई ना कोई चीज कंसिडरेशन में मिलेगी। जो एक्सेप्टर पार्टी होगी उसे वो प्रपोजल के द्वारा वो चीज मिलेगी जो चीज वो एक्सेप्टेड कर रही है। दिस प्रॉमिस नोन एज एग्रीमेंट। आपको क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट बेसिकली एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन प्रोसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट एक तरह का क्या होता है? एग्रीमेंट एक तरह का प्रॉमिस होता है या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस होता है जिस प्रॉमिस में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है। वन पार्टी इज नोन एज प्रपोजल, जो प्रपोजल रखेगी उसको ऑफरर भी कह सकते हैं, और अदर पार्टी जो एक्सेप्ट करेगी उसको एक्सेप्टर कहेंगे। और दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन यहाँ इन्वॉल्व होगा। कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं होगा तो कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो देयर मस्ट सम काइंड ऑफ consideration should be there in forming an agreement. Now this is all about the agreement part. Now move towards the enforceability, क्योंकि हमने कहा contract basically combination of क्या होता है? agreement plus enforceability. agreement तो हमें समझ में आ गया। तो what is enforceability? एनफोर्सिबिलिटी मतलब होता है कानून की नजर में लीगल होना चाहिए। एन एग्रीमेंट इज दस रिगार्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। मीन्स वी कैन ओनली कॉल द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज एनफोर्सेबल बाय द लॉ, जब वो कोर्ट की नजर में लीगल होगा। एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं माय डियर स्टूडेंट। एग्रीमेंट एन नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं।
कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एग्रीमेंट हमारे सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन की वजह से क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल, एक फादर अपने सन को अगर कोई भी पॉकेट मनी देता है, दिस इज अ बेसिकली काइंड ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर मंथली कुछ पैसा देता है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सोशल ऑब्लिगेशन. अगर आप कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन के अंदर घुस रहे हैं, तो मीन्स क्या हो गया, अगर हम अपने फ्रेंड से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलो या तुम मूवी में चलो, दिस ऑल एग्रीमेंट, जो हम एग्रीमेंट अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप में या कोई चीज़ करते हैं, सोशल या मॉरल और रिलीजियस काइंड्स के होते हैं. दिस ऑब्लिगेशन विल कम अंडर द सोशल एंड मॉरल काइंड ऑफ एग्रीमेंट. और जो भी सोशल, मॉरल एंड रिलीजियस काइंड के ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं करता है. मीन्स these kind of agreement is not considered by the court इनको enforceable नहीं करता है. मीन्स ये if this law, this kind of agreement is not legally considered as legally इन द आई ऑफ द कोर्ट, तो इनको कोर्ट माने नहीं मानता है, मीन्स इनको सही नहीं मानता है. इसलिए ऐसे एग्रीमेंट को हम कभी भी एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं. एनफोर्सेबल का मीन्स ये हुआ कि अगर एक पार्टी को हार्म होता है कोई भी एग्रीमेंट में, तो दिस पार्टी विल गेट द बेनिफिट. मगर अगर एनफोर्सेबल नहीं होगा तो ऐसे एग्रीमेंट में कोई भी पार्टी को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट एक्चुअल में एनफोर्सेबल नहीं हो पाया कोर्ट से. तो कोर्ट की नज़र में कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली यू मेक इन सेंस कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीनिंग. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम एनफोर्सेबल नहीं कर सकते हैं, और कौन से एग्रीमेंट होते हैं ऐसे जिनको हम एनफोर्सेबल कर सकते हैं. प्लीज राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स and on your notes book, so then you get a brief idea about the what exactly meaning of enforceability. आप इसके नोट जरूर बनाना. एक हस्बैंड जो है वो प्रॉमिस करता है टू पे हिज वाइफ अ हाउस होल्ड अलाउंसेस ऑफ $30 एवरी मंथ. एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो उसका हाउस होल्ड मतलब खर्च के जो खर्चे होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो $30 एवरी मंथ प्रोवाइड करेगा. लेटर ऑन द हस्बैंड है वो एंड वाइफ वो सेपरेटेड आउट हो गई, एंड द हस्बैंड है फेल टू पे द अमाउंट. हस्बैंड यहाँ पर जो मंथली अलाउंसेस जो अपनी वाइफ को दे रहा था, ही फेल टू प्रोवाइड दैट अमाउंट. द वाइफ स्यू फॉर द अलाउंसेस. जो वाइफ है उसने कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेन किया कि मुझे जो है पैसा नहीं मिल रहा है एंड मुझे इसका पैसा चाहिए. तो जो वो वाइफ गई, तो इट वाज हेल्ड दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वर आउटसाइड द रियल्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये कोर्ट ने ये कहा कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मंथली जो पैसा देगा, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट तो हुआ था, हस्बैंड ने एक एग्रीमेंट किया था दैट ही विल गिव द मंथली अलाउंसेस टू हिज वाइफ. बट ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं था, क्योंकि दोनों के दोनों जो एग्रीमेंट कर रहे थे, दिस इज बेसिकली यू कैन से वेरी सोशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप और सोशल काइंड ऑफ एग्रीमेंट. तो ये एग्रीमेंट जो था बेसिकली, इस एग्रीमेंट में कोई भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं थी, मीन्स कोर्ट की नज़र में लीगल नहीं था. तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट लीगल नहीं था बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, जो दोनों पार्टी थी हस्बैंड एंड वाइफ, was not create a legal obligation. दोनों के दोनों लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं थे. दैट्स वाई दिस कंसिडर जो एग्रीमेंट हुआ डू नॉट रिजल्ट इनटू द लीगल रिलेशन. इसी वजह से जो एग्रीमेंट हुआ ये लीगल रिलेशन में की वजह से लीगल रिलेशन में नहीं आ पाया, और इस वजह से ये एनफोर्सेबल नहीं हो पाया. और ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल नहीं होते उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे. इट मीन्स जो एग्रीमेंट कोर्ट की नज़र में लीगल होंगे उन्हीं एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड with the example. Now moving towards this is your summary of we can say this is a summary of what is the meaning of the contract. Here you can see I have written this is offer and proposal. कोई वन पार्टी प्रपोजल रखेगी एंड सेकेंड पार्टी विल एक्सेप्ट इट. इज ऑफर के प्रपोजल को वन पार्टी एक्सेप्ट करेगी. जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं. दिस इज प्रॉमिस. व्हेन द वन पार्टी मेक एन ऑफर and other party will accept the offer, then both party together to form the promise, and this promise is known as
एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, बताया था मैंने आपको, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस बोलते हैं। यहाँ एग्रीमेंट बन गया जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ होगा। जब एग्रीमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ होगा, तभी जाके एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। एंड द एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, दिस एग्रीमेंट इज नॉट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको यू कैन गेट मोर एंड गेट definite idea what exactly the meaning of, you can get more clear about the idea of contract. Now the Ram offered to sell his bicycle for rupees 2000. Here the Ram is the one person who is the offerer. राम क्या हो गया? ऑफरर हो गया। ऑफर रख रहा है टू सेल हिज बाइसाइकिल, अपनी बाइसाइकिल को बेचने की ऑफर रख रहा है। कितने रुपीज में? 2000 रुपीज में। एंड द सुदेश इज द अनदर पर्सन और अनदर पार्टी हु इज रेडी टू एक्सेप्ट द राम कार। राम ने ऑफर रखा और जो सुदेश नाम का व्यक्ति है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। कितने रुपए में ऑफर डिसाइड हुआ? 2000 रुपीज में। यहाँ डेफिनेट अमाउंट भी डिसाइड हो गई है। दिस एग्रीमेंट, जो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली नोन, दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोर्ट को इस एग्रीमेंट में लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स ये जो एग्रीमेंट हुआ लीगली एक्सेप्टेड है। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगली एक्सेप्टेड इन द आई ऑफ द कोर्ट। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज लीगली एक्सेप्टेड। और जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा मीन्स लीगली एक्सेप्टेड होगा कोर्ट की नज़र में। यहाँ पर दोनों पार्टी एग्रीमेंट में लीगली बाइंडेड हो गए, लीगली ऑब्लिगेट हो गए टू ईच अदर, एंड दिस एग्रीमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। नाउ moving towards the next slide, this is the references, the sources where I have taken the material for the contract definition part. You can also go through these sources like Sahitya Bhavan publication. I have most of the syllabus you get through this Dr. G Varsani or Sahitya publication. And the second sources is business law author, ये Pondicherry University का PDF है. You can also Google it out and you also get this PDF. Now this is the also Bhartiya Himalaya publication books हैं. This is also a PDF and this is a link where you can also get the material of the study material of the business law, especially the contract meaning. And now moving towards the assignment part. Definitely हर एक वीडियो के बाद आपको assignment मिलेगा and this is your homework kind of, और ये बहुत important है। assignment बहुत ही वैल्यूबल है आपको। ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट ये 2 है। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन टुडे आई हैव गिवन यू दैट दिस इज all contract are agreement but all agreement are not contract. You have to be explain me, और एक कमेंट में आपको एक अच्छे से डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है अपनी लैंग्वेज में। आपको बताना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट जो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? आपको बताना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें एग्रीमेंट कहते हैं बट जो एग्रीमेंट जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। means all the contract include the agreement but all agreement are not contract. आपको उसको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों, और कुछ एग्जांपल्स देखिए आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ दिस इज द गाइडलाइन। ऑफ कोर्स मैंने हर एक स्लाइड के बाद एक गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन का मीन्स क्या होता है? गाइडलाइन मीन्स आपको आप जो भी मुझे शॉर्ट नोट में प्रोवाइड करोगे दिस शुड बी इन हैंड रिटन फॉर्मेट होना चाहिए। सेकंड, आपका फ्रंट पेज आप यूज करोगे। असाइनमेंट में जो भी आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करोगे उसमें एक फ्रंट पेज जरूर होना चाहिए। दिस फ्रंट पेज यू विल हैव टू मेंशन व्हाट इज योर नेम, अपना नाम मेंशन करोगे, अपने फादर का इनिशियल मेंशन करोगे। यू हैव टू पुट इट योर क्लास नेम, your assignment number is 2. You have to write down the date is 19 August, where you have to be submit this assignment. You will have कहाँ आपको ये assignment submit करना है। You will receive a Google form link for upload assignment. आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी Google form का जहाँ पर आपको ये assignment अपलोड करना है। पिक्स लेके आप अपने इसकी हार्ड कॉपी जो भी आपकी असाइनमेंट हो, क्योंकि हैंड रिटन फॉर्मेट में है, यू हैव टू बी कीप दिस हैंड रिटन फॉर्मेट विद यू। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी देन आई विल ऑल्सो
टेक दैट असाइनमेंट फ्रॉम यू। और आपको ये लिंक जो है, लिंक में आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको ये असाइनमेंट जो है 21 तारीख तक, लास्ट डेट क्या है 21 तारीख अल्टीमेटम डेट है, जिसमें कि आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। Now my dear student, this is very important that you have to be keep in mind that I will not consider those assignment which I received after the last date. So keep in mind that please submit your assignment within the date. Okay, thank you student, bye.